गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज 11 कक्षा का फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें चैप्टर्स जो है से गति है, मोशन, और मोशन में सर्कुलर मोशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहे हैं ताकि जो है से हर एक पॉइंट को जो है से ठीक से समझ सकें। और मैंने जो है से इसको पहले के वीडियो में जो कहा था, एक घोषणा किया था, तो आज भी उसको दोहराना चाहते हैं कि 11 कक्षा इस वर्ष की 11 कक्षा के छात्रों के हित में मैं एक घोषणा कर रहा हूँ कि इस वर्ष यानी 2020 में 11 कक्षा के छात्रों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। और सभी जो है से कोरोना महामारी के चलते तंगी की स्थिति में है, आर्थिक तंगी है, इसलिए जो है से मैंने ऐसा घोषणा किया है। तो मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स और मैथ। तो आप लोग से अनुरोध है, अपील है कि आप जो है से गोलबंद होकर कोचिंग में पधारें और हमसे संपर्क करें। तो देखिए, आज के पढ़ाई को देखिए और लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में जो है शेयर करें। तो देखिए, सर्कुलर मोशन जो है, सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया वृत्तीय गति। वृत्तीय गति से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यह जो है से एक ऐसा मोशन होगा जो किसी सर्किल में होगा। तो बात जो है से सही है, यही है सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी वृत्त पर चलती है यानी वृत्ताकार पथ पर चलती है, तो उस गति को कहा जाता है क्या? सर्कुलर मोशन कहा जाता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्त पर चलती है, किसी वृत्त पर लिख दीजिए, किसी वृत्त पर चलती है तो उसे वृत्तीय गति कहा जाता है। तो उसे वृत्तीय गति कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इन दिस मोशन ए बॉडी डिस्क्राइब्स, ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। इन दिस मोशन यानी इस मोशन में वस्तु जो है से सर्कुलर पाथ पर चलती है। इन दिस मोशन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में जो है से बॉडी चलती है। तो आपको जो है से सिंपल सा जो है से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति का मतलब है कि यह ऐसा गति जो क्या किसी वृत्त पर हो, तो उस गति को क्या कहा जाता है? सर्कुलर मोशन कहा जाता है। जैसे देखिए, तो इसमें जो है से एक चीज और आ जाएगा, आपका एक पॉइंट आ जाएगा जिसको हम डिस्कस करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? कोणीय वेग। तो देखिए, कोणीय वेग का मतलब हो गया कि इकाई समय में किसी वृत्त के केंद्र पर बनाए गए, जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में हो, यानी वृत्तीय गति में, तो इकाई समय में उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहा जाता है। जब कोई वस्तु
वृत्तीय गति में हो, वृत्तीय गति में हो तो इकाई समय में केंद्र पर बनाए गए कोण, केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहा जाता है। कोणीय वेग कहा जाता है। समझ गए? जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में हो यानी सर्कुलर मोशन में हो तो इकाई समय में उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहा जाता है। तो देखिए, मान लिया कि कोई वस्तु जो है ऐसे सर्कुलर मोशन में है। देखिए, सर्कुलर मोशन में चल रही है वस्तु, तो सर्कुलर मोशन में चल रही है तो मान लिया कि जो है इस पॉइंट से चलना शुरू किया है और इसके बाद जो है से कुछ समय में जो है से मान लिया कि टी समय में इस पॉइंट पर आ गया, बी पर आ गया। तो बी पर आ गया तो यह जो है से कोण कितना का बन गया था? मान लिया कि थीटा कोण बन गया। तो थीटा कोण बन गया। इसे लिख दीजिए, इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। कोणीय वेग को हम लोग को किससे सूचित करते हैं? तो ओमेगा से सूचित करते हैं। चलिए अब जो है से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरा एक्सप्लेनेशन पर आइए, यानी व्याख्या कर रहे हैं। मान लिया कि कोई वस्तु टी समय में ए से बी स्थान पर चली जाती है। बी स्थान पर चली जाती है। और केंद्र पर थीटा कोण बनाती है। ठीक है। मान लिया कि कोई वस्तु टी समय में जो है से ए स्थान से बी स्थान पर चली जाती है और केंद्र पर क्या थीटा कोण बनाती है। तो देखिए, चूंकि टी समय में थीटा कोण बनाती है, इसलिए इकाई समय में कितना कोण बनाएगी? तो थीटा बाई टी। तो दिस इज इक्वल टू क्या? ओमेगा। इसलिए ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? थीटा बटे टी। देखिए, ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? कोणीय वेग बराबर थीटा बटे टी। इसका मात्रक क्या बन जाएगा? तो मात्रक किसी के आधार पर बना दीजिए। तो थीटा का मात्रक क्या लिखिएगा? तो रेडियन। एसआई मात्रक एंगल का, इसका सेकंड रेडियन पर सेकंड ऊपर गया तो यही जो है से इसका एसआई मात्रक हो गया। तो यह आपका जो है से एंगुलर वेलोसिटी हो गया। और एक होता है लीनियर वेलोसिटी, जो इधर आप वेलोसिटी समझ रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी यानी रैखिक वेग। तो देखिए, दूसरा जो है से है रैखिक वेग या रेखीय वेग कही।
रेखीय वेग। रेखीय वेग का मतलब हो गया लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी आप समझ रहे हैं कि v बराबर क्या होता है। तो v बराबर क्या, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बाय समय, यानी v बराबर s बाई टी कहिए। तो इसका जो है से मात्रक बनाइएगा तो क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से जो है से लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बारे में आप समझ गए कि एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी आपका जो है यानी कोणीय वेग आपका जो है से क्या है कि जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करती है यानी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो इकाई समय में उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहा जाता है, एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है और इसको ओमेगा से सूचित किया जाता है। जबकि लीनियर वेलोसिटी को v से लिखा जाता है और यह जो है से विस्थापन क्या, विस्थापन बाई समय होता है। यानी कहने का मतलब है कि इकाई समय में तय किया गया क्या, विस्थापन, यह जो है से आपका क्या हो गया, रेखीय वेग कहिए या रैखिक वेग कहिए, और अंग्रेजी कहिएगा तो कहिएगा आपको लीनियर वेलोसिटी कहिए। तो इस तरह से इतना समझ गए। अब इसके बाद जो है से और आगे हम बढ़ते हैं, जिसको आप समझिए। अब जो है तो इसके बाद देखिए एक चीज हम क्या लिख रहे हैं कि परिणामी यानी रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के बारे में आपको जो है से समझना है। यदि किसी बिंदु पर बहुत से बल क्रियाशील हो, यदि किसी बिंदु पर बहुत से बल क्रियाशील हो और इन बलों और इन सभी बलों के संयुक्त प्रभाव के बराबर प्रभाव वाला एक सिंगल फोर्स इस प्रकार से क्रियाशील हो, इस प्रकार से क्रियाशील हो या क्रियाशील हो कहिए, क्रियाशील हो, तो इस सिंगल फोर्स को उन सभी बलों का परिणामी कहा जाता है। जैसे मान लिया कि दो लड़का जो है किसी वर्क को कर रहा है और दो लड़का मिल करके और जितना वर्क कर रहा है, इन दोनों के संयुक्त प्रभाव जो है माने मिला जुला करके जो प्रभाव है, इतना जो है प्रभाव वाला एक मोटा ताजा लड़का को लगा दिया जाए जो इन दोनों के संयुक्त प्रभाव यानी कंबाइंड इफेक्ट के बराबर अकेला ही यह जो है से उस कार्य को कर दे, तो यह मोटा लड़का जो है उन दोनों लड़का का क्या कहा जाएगा, परिणामी कहा जाएगा। बात समझ रहा है। जैसे मान लिया कि किसी नाली की उड़ाही जो है से 10 मजदूर मिलकर कर रहे हैं और मान लिया कि क्या है कि इन 10 मजदूर मिल करके जितना वर्क करते हैं, तो इन 10 मजदूर को हटाकर एक जेसीबी ला दिया जाए जो इन सभी मजदूर के कंबाइंड इफेक्ट यानी मिला जुला के जो वर्क कर रहे हैं इतना वर्क वह अकेला ही कर देता है, तो वह जेसीबी जो है इन सभी मजदूरों का, इन 10 मजदूरों का क्या कहलाएगा, परिणामी कहलाएगा। तो परिणामी का मतलब जो है से आप समझिए, रिजल्टेंट का मतलब परिणामी यानी परिणामी का मतलब क्या है। तो परिणामी का मतलब यही आपको जो है से दिमाग में लेना है कि यदि किसी बिंदु पर, जैसे मान लिया कि यह जो है से कोई बिंदु है, इस पर बहुत सा बल जो है से क्रियाशील है, F1 है, F2 है, E क्या है कि F3 है, यह जो है से बल F है। तो क्या है कि अगर मान लिया कि इन तीनों का जो है संयुक्त प्रभाव के बराबर प्रभाव वाला एक F बल इस प्रकार है, F बल है, जो F बल का प्रभाव जो है से क्या इन तीनों के संयुक्त प्रभाव के बराबर है, तो इस F को F1, F2 तथा F3 का क्या कहा जाएगा,
परिणामी कहा जाएगा। तो इस तरह से परिणामी को आप समझिए। तो परिणामी है तो इसका मतलब है कि वेक्टर एफ बराबर क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2 और प्लस F3, सब में वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो परिणामी का मतलब आप समझे, परिणामी का मतलब आप समझिए, रिजल्टेंट का मतलब आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप जो है सिर्फ फिजिक्स की दुनिया में क्या कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं। तो अगर फिजिक्स की दुनिया में सैर करना है तो परिणामी तो आपको बार बार आएगा। आप परिणामी का मतलब ही नहीं समझिएगा तो फिर आगे कैसे पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़ पाइएगा। तो परिणामी का मतलब आज से आपको समझ जाना है कि वैसे जो है से हमने आपको जो है से समझाया कि किसी नाली की उड़ाही जो है से 10 मजदूर मिलकर कर रहे हैं, और 10 मिल करके जितना वर्क करते हैं इतना वर्क करने वाला एक जेसीबी जो है से लगा दिया जाए और इन मजदूरों को हटा दिया जाए तो पूरा काम हो जाएगा। तो जेसीबी जो है से इन 10 मजदूरों का क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा, परिणामी कहलाएगा। तो अब जो है से इसी चीज को जो है से फिजिक्स की भाषा में जरा सा बोलने का प्रयास कीजिए। अब यह जेसीबी वगैरह कहिएगा तो लग रहा है कि यह तो फिजिक्स की भाषा नहीं है, यह तो जैसे तैसे लग रहा है। तो इसको जो देखिए, इसी को फिजिक्स की भाषा में बोलने का प्रयास कर रहे हैं। यदि किसी बिंदु पर, मैंने मान लिया एक बिंदु, यदि किसी बिंदु पर बहुत से बल क्रियाशील हों और इन सभी बलों के संयुक्त प्रभाव के बराबर प्रभाव वाला एक बल इस पर क्रियाशील हो, तो इस बल को सभी बलों का परिणामी कहा जाता है। तो इस तरह से परिणामी का हो गया कि यदि किसी बिंदु पर हाँ, तो देखिए परिणामी के बारे में जो है समझा दिया। तो क्या है कि यदि किसी बिंदु पर बहुत से बल क्रियाशील हो, बहुत से बल क्रियाशील हो और इन सभी बलों के संयुक्त प्रभाव के बराबर प्रभाव वाला कोई एकल बल क्रियाशील हो, कोई एकल बल यानी सिंगल फोर्स, एकल बल क्रियाशील हो, तो इस एकल बल को अन्य सभी बलों का परिणामी कहा जाता है। परिणामी कहा जाता है। तो देखिए, वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, यानी किसी बिंदु पर जो है F1, F2 तथा F3 तीन बल क्रियाशील था और एक एकल फोर्स F था जो इन सभी बलों के संयुक्त प्रभाव यानी कंबाइंड इफेक्ट के बराबर इफेक्ट वाला वो बल था, सिंगल फोर्स।
तो इस बड़ा एफ को, इस एफ को F1 F2 तथा F3 का क्या कहेंगे, परिणामी कहेंगे। तो यही जो है से हमने लिख दिया कि यदि किसी बिंदु पर बहुत से बल क्रियाशील हो और इन सभी बलों के संयुक्त प्रभाव के बराबर प्रभाव वाला कोई एकल बल क्रियाशील हो तो इस एकल बल को अन्य सभी बलों का परिणामी कहा जाता है। और इसका वेक्टर सम क्या होता है, सदिशीय जो है सही इक्वल होगा। जैसे अब इसके बाद जो है से हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं, रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर यानी सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन। वियोजन का मतलब होता है तोड़ना, वियोजित करना मतलब कि तोड़ना। तो देखिए रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं। मान लिया कि यह कोई बल है F बल, इसको दो पार्ट में रिजॉल्व करना है यानी दो पार्ट में तोड़ना है, लेकिन इस तरह से तोड़ना है कि उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट वही रहे जो इस बल का अकेला था। तो देखिए मान लिया कि एक बल को जो है ऐसे तोड़ रहे हैं, इसके साथ थीटा कोण पर इसको ब्रेक कर रहे हैं। यह जो है से आपका F1 है, एक बल को जस्ट जो है से इसके 90 डिग्री कोण पर तोड़िएगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखिए इसका परपेंडिकुलर इसको ऐसे, तो यह जो है से F2 हो गया, IF है। तो F को हमने जो है से ब्रेक कर दिया। तो देखिए यह जो है यहाँ से इस पर लंब डाल दीजिए और यहाँ से जो है से इसको ऐसे कर दीजिए। तो मान लिया कि यहाँ cos थीटा अगर लीजिएगा तो cos थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा, देखिए cos थीटा, तो cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, तो आधार आपका F1, तो F1 बाई F यानी F1 बराबर आ गया F cos थीटा। F1 बराबर क्या आ गया, F cos थीटा आ गया। अगर मान लिया कि इसमें हम साइन थीटा लें तो लंब बाई करना जाएगा, तो ये अगर F2 है तो ये भी F2 होगा, ये F2 होगा, तो F2 बाई क्या आ जाएगा, F। इसलिए F2 बराबर आ जाएगा F साइन थीटा, F साइन थीटा। तो देखिए F1 और F2 जो है, F1 को कहा जाएगा क्या, क्षैतिज घटक। F1 आपका है क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। F2 जो आपका है इसको कहा जाता है उदाग्र घटक, उदाग्र घटक यानी वर्टिकल कंपोनेंट। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट वही होगा जो F का होगा। ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है से वही होगा जो F का होगा, क्योंकि F1 के स्क्वायर जोड़ F2 के स्क्वायर अगर कीजिएगा तो F के यह जो है से बराबर आ जाएगा। तो देखिए F1 जो है, तो अब आपको याद रखना है कि जिसके साथ कोण बन रहा है वह घटक जो है से कॉस के रूप में होगा। जैसे F बल को जो है से F बल, F एक फोर्स है जिसको रिजॉल्व करना है, तोड़ना है उसको। तो इसको दो कंपोनेंट में अगर तोड़ना है तो जिसके साथ कोण बन रहा है वह कंपोनेंट जो आएगा वह कॉस के रूप में आएगा। तो जैसे देखिए F का जो है से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F1 क्या आ गया, इसी के साथ में कोण बन रहा था तो F cos थीटा। और जो दूसरा जो कंपोनेंट होगा F2 हो गया, जो F1 के लंबवत है, तो वह जो आएगा F2 वह F साइन थीटा यानी साइन के रूप में होगा। तो आज से जो है से इस चीज को याद रखना है कि किसी वेक्टर को यानी किसी सदिश को, जैसे बल एक सदिश है, अगर उसको दो कंपोनेंट में तोड़ना है
तो जिसके साथ कोण बनाएगा वह cos थीटा के रूप में होगा, और इसके बाद जो अन्य जो कंपोनेंट आएगा, अन्य जो घटक आएगा वह साइन के रूप में होगा। तो यह जो है से रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपने जो है से क्या इसको जो है से समझ लिया। अब इसके बाद जो है से और आगे देखिए, सदिशों का वियोजन में जो है से आपने जो है से इस चीज को समझा कि अगर किसी सदिश को जो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है तो जिसके साथ कोण बनेगा वह cos के रूप में होगा, और अन्य घटक जो है सो वह साइन के रूप में होगा। ट्रायंगल लॉ को समझिए नियम। तो देखिए, मान लिया कि एक बल ऐसे है, एक लग रहा है ऐसे, यानी एक बल का डायरेक्शन इस तरह से है, जहां अंत किया वहां से एक बल ऐसे शुरू हो गया। तो इसका इन दोनों बलों का परिणामी जो जाएगा उस शुरू से जहां से बल स्टार्ट हुआ था, जहां अंत किया वहां से ऐसे हो। जैसे एक तरह से ऐसे समझिए कि वर्षा हो रही है ऐसे, और इसके बाद आदमी सड़क पर जा रहा है ऐसे, तो वर्षा से बचने के लिए अम्ब्रेला यानी छाता को लगाना पड़ेगा ऐसे। तो यह अगर मान लिया कि VR है, माने वेलोसिटी ऑफ रेन है, और यह अगर VM है, तो देखिए यह दोनों सदिश है। तो यह आपका जो है से क्या आ जाएगा, VR प्लस VM ऐसा हो जाएगा। तो यह जो है से आपका ट्रायंगल लॉ है। देखिए एक बार और फिगर से समझिए, मान लिया कि एक बल लग रहा है ऐसे और दूसरा आपको लग रहा है ऐसे, तो इसका परिणामी कहाँ से जाएगा, तो यहाँ से ना स्टार्ट हुआ था बल और वो अंत ही किया था, माने यह जो है से आपका प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट। यह है आपका क्या है, अंतिम बिंदु, फाइनल पॉइंट है, अंतिम बिंदु। तो रिजल्टेंट जो है से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर खींचिएगा, एंड डायरेक्शन ऐसे देना है। अगर डायरेक्शन आपने गलत दिया तो आपसे जो है से प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो यह जो है से आपका ट्रायंगल लॉ है। तो चलिए इसको आप समझ गए। अब आइए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम PARALLEL, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। समानांतर चतुर्भुज बल नियम, समांतर चतुर्भुज बल नियम। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज बल नियम के अंतर्गत क्या बात कहा गया उसको हम लोग जो है से बारीकी से समझेंगे। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज बल नियम के अंतर्गत ऐसा कहा गया कि मान लिया कि कोई दो बल है जो समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजा पर क्रियाशील है। तो देखिए मान लिया कि यह समानांतर चतुर्भुज है, ऐसे इसको मान लीजिए। तो एक बल जो है से यहाँ पर क्रियाशील है, एक बल यहाँ, माने इस बिंदु पर दो बल जो है से क्रियाशील है, यह P है, यह क्या है, Q है। एंगल बिटवीन देम इज थीटा, यानी दोनों के बीच का कोण थीटा है। यानी दो बल किसी समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजा यानी एडजेसेंट साइड पर जो है से क्रियाशील है। तो इन दोनों बलों का परिणामी कहाँ से गुजरेगा इसके बारे में जो है से समानांतर चतुर्भुज बल नियम के अंतर्गत जो है से समझाया गया। तो इन दोनों का परिणामी जो है से इसके विकर्ण, इस विकर्ण से गुजरता है जो दोनों बलों के कटान बिंदु से होकर जाता है। तो ये दोनों बल कट रहा है वास्तव में यहाँ ना, तो इन दोनों बलों का परिणामी जो है से इस विकर्ण से निरूपित हो, जिसको हम R कह रहे हैं मान लिया। तो जब परिणामी है तो परिणामी है तो क्लियर है कि क्या आ जाएगा, जब परिणामी है
तो क्लियर है कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर पी और प्लस वेक्टर क्यू है, ऐसे आ जाएगा क्योंकि परिणामी है। जैसे मान लिया कि इसके पहले हमने क्या बताया था कि एक बिंदु पर F1 F2 तथा F3 बल क्रियाशील था और उसका रिजल्टेंट यानी परिणामी F था, तो उसमें हमने क्या लिखा था, उसमें हमने आपको जो है से लिख दिया था कि F बराबर यदि दो बलों को किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा द्वारा निरूपित किया जाए तो इसका परिणामी विकर्ण से निरूपित होता है। विकर्ण से तो देखिए हमने क्या है कि इसको लिख दिया कि पी और क्यू दो बल है जो किसी समानांतर चतुर्भुज के एडजेसेंट साइड द्वारा रिप्रेजेंट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है से इसके विकर्ण से निरूपित होता है, जहां दोनों बल काटता है उस विकर्ण के द्वारा। तो इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, इट्स रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल से निरूपित होगा। तो देखिए P एंड Q आर टू फोर्सेस एक्टिंग एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर जो है से P और Q दो फोर्स एक्ट कर रहा है और यह जो है से यह इस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड द्वारा निरूपित है। तो इन दोनों बलों का परिणामी यानी रिजल्टेंट जो है से R से निरूपित होगा, जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, यानी इस पैरेललोग्राम का क्या है, आपका विकर्ण है। तो इसलिए जब परिणामी है तब वेक्टर आर बराबर वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। तो इस तरह से, और पी और क्यू के बीच का कोण क्या है, आपका थीटा है। तो मान लिया कि वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर अगर हम लेने लगे कि वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, तो इधर आपको क्या लेना पड़ेगा कि वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू और डॉट वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, ऐसे लेना पड़ेगा। तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, तो ये आर स्क्वायर हम आपको बताए थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर सिर्फ ए स्क्वायर, वेक्टर हट जाता है। तो ये आर स्क्वायर बराबर आ गया, यह जो आ गया आपको पी प्लस क्यू का दी होल स्क्वायर, तब आ जाएगा पी स्क्वायर, जो वेक्टर इसमें हट गया, प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2pq 2 वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू। अब इसके बाद जो है से आगे बढ़िएगा तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, क्योंकि वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू कॉस थीटा। तो इस तरह से जो है से वेक्टर आर के, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो इसके सहारे जो है से न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ तक समझे। इसके बाद जो है से देखिए इसमें और जो है से आगे जो हम पढ़ाते हैं उसके बारे में समझिए। देखिए कि मान लिया कि अब यह जो है से रिजल्टेंट जो है से आर, यह किस एंगल पर होगा, इसको जरा सामने निकालते हैं, तो जिसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए यही जो है से पैरेललोग्राम है, यही पैरेललोग्राम यहाँ हम बना रहे हैं। तो देखिए यही आपका है, तो ये कोण क्या था, थीटा था। यह आपका क्या था, क्यू था। आई आपका क्या था, पी था। चलिए इसको आगे में बढ़ा दीजिए और यहाँ से जो है से इस पर लंब डाल दीजिए। लंब डला गया। तो देखिए अगर यह क्यू है, ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये क्यू है तो ये भी क्यू आएगा।
इसके बाद ये क्या है, थीटा है, तो ये भी तो थीटा होगा ना, संगत कोण करस्पॉन्डेंस एंगल। तो इस पी को अगर दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करें, तो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा क्यू कॉस थीटा। क्यू कॉस थीटा कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा क्यू कॉस थीटा। एक अन्य कंपोनेंट जो है से यहाँ आएगा, एक अन्य कंपोनेंट जो है से यहाँ से आपका गुजरेगा इधर, तो ये हो जाएगा आपको क्यू साइन थीटा। तो अगर ये क्यू साइन थीटा है तो यह भी जो है से क्या आ जाएगा, क्यू साइन थीटा। तो चलिए सबसे पहले जो है, तो मान लिया कि इस त्रिभुज में अगर देखा जाए, इस त्रिभुज में तो tan थीटा बराबर आइए, तो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बाई आधार। तो लंब बोलिए क्यू कॉस थीटा, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा। अब बाई आधार, तो आधार अगर लेकर के चलिएगा तो आधार बराबर आपका क्या आ जाएगा, क्यू साइन थीटा आ गया। तो क्यू साइन थीटा, अब बाई आपको जो है से क्या आ गया, देखिए ये थीटा था ना, तो ये देखिए ये परिणामी था, गलत दिया गया है, यह परिणामी आपका जो था से ये था, देखिए ऐसे परिणामी था, यह आर था, तैयार था, तो ये तो पूरा थीटा था, लेकिन यह परिणामी जो है से इसके साथ अल्फा कोण बना रहा है। तो यह अल्फा आपका बना रहा है, तो tan अल्फा इस बड़ा त्रिभुज में लेंगे, इसमें नहीं, इसमें ये तो आपका थीटा ठीक है होगा। तो देखिए इस त्रिभुज में हम ले रहे हैं, ध्यान रखिए। तो tan अल्फा बराबर क्या आएगा, लंब बाई आधार। तो लंब बाई आधार आएगा, तब बताइए लंब क्या है, क्यू साइन थीटा। अब वो आधार तय न हुआ इस त्रिभुज के लिए, तो P प्लस क्यू कॉस थीटा। तो इस तरह से जो है से परिणामी कितना के एंगल से गुजरेगा, यह जो है से आपका निकल जाता है। अब इसके बाद जो है से इसमें कुछ कंडीशन बता दे रहे हैं कि यदि P बराबर Q माने दोनों बल का मान बराबर है, तो यदि P बराबर Q हो तो उस स्थिति में जो है से आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, आप प्लस पी ए स्क्वायर लिख दीजिए, आप प्लस 2PP आप कॉस थीटा लिख दीजिए। क्यू के जगह पर मैंने पी ए लिख दे रहे हैं। तो बताइए आर स्क्वायर बराबर आ गया 2P स्क्वायर, आई हो 2P स्क्वायर आ जाएगा, तो 2P स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो इसके बाद आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसके बाद आ जाएगा ये 2P स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, त्रिकोणमिति में बता चुके हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका आधा। तो अगर मान लिया कि आर बराबर हम निकालेंगे, तो 2 दूनी 4 के वर्गमूल 2, और पी स्क्वायर के पी, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाई 2। तो इस तरह से जो है से रिजल्टेंट का मान निकल जाएगा, कब, जब दोनों बल बराबर है। और यह जो है से अब आइए कि tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, tan अल्फा बराबर आपको आ जाएगा, Q है तो इसको P लिख दीजिए, P साइन थीटा, आई आ जाएगा P प्लस P कॉस थीटा। अब आइए P साइन थीटा, P कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा, P या P आपका कट गया। तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसलिए साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 2 कट गया, इससे जो है से एक बारी कट गया, कितना बार, कॉस थीटा बाई 2।
तो मिला जुला के ये आ गया आपका tan थीटा बाई 2। तो tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2 आ गया। तो इसका मतलब कि अल्फा बराबर थीटा बाई 2। तो देखिए एक यह निष्कर्ष निकल गया कि अगर मान लिया कि दोनों बल का मान बराबर है तो उसका रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट जो है से क्या है कि दोनों बलों के जो बीच का कोण है उसके सीधे आधा आधी से है से क्या चिड़ते हुए आपको क्रॉस करेगा। क्योंकि अल्फा का मान क्या आ गया, अल्फा का मान आ गया थीटा बाई 2 माने इसका आधा। तो यह जो है से ये स्थिति जो है से हमने बताया कि जब दोनों बल बराबर है तब। तो यह जो है से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस आपका हो गया। इसके बाद जो है से आगे आप पढ़ते हैं आपको वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन में जो है से अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल कहिए या इसी को क्या कहा जाता है, केंद्राभिसारी। केंद्राभिसारी बल। चलिए अंग्रेजी पर आ जाइए, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स। तो देखिए यह जो है से इसके बारे में जो है से अब समझना है कि यह क्या है। तो देखिए जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय गति में होती है तो उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घूमती है तो उसके केंद्र की ओर एक बल क्रियाशील हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। जैसे मान लिया कि अगर किसी पत्थर के टुकड़ा को जो है से धागा में बांध करके ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो अंगुली से मान लिया कि ऐसे ऐसे आप घुमा रहे हैं तो इस अंगुली की ओर जो है से एक बल क्रियाशील रहता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, केंद्राभिसारी बल कहते हैं। अगर मान लिया कि वह जो है से धागा, और अगर वह जो है से टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा अगर किसी तरह से धागा से टूटेगा तो वह कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके बारे में समझना है। तो देखिए सबसे पहले जो है से केंद्र अभिकेंद्र बल के बारे में क्या कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है तो केंद्र की ओर एक बल क्रियाशील हो जाता है। एक बल क्रियाशील हो जाता है जिसे अभिकेंद्र बल कहा जाता है। अभिकेंद्र बल कहा जाता है। तो देखिए मान लिया कि यह जो है से वृत्ताकार पथ आपका है। इस वृत्ताकार पथ में जो है से m मास का एक बॉडी है जो v वेग से जो है से क्रियाशील है, और यह जो है से वृत्त का आपका क्या है, केंद्र है, और इसकी त्रिज्या जो है से r है। तो इस अभिकेंद्र बल का मान F जो होता है, तो पहले तो आपको लिख दे रहे हैं कि mv²/r इतना का बल क्रियाशील हो जाता है। जो केंद्र की ओर एक बल लगता है, केंद्र की ओर जो F बल क्रियाशील हो गया है, इस F बल का मान क्या है, mv²/r होता है। इतना न्यूटन आ जाएगा। इतना न्यूटन क्या, केंद्र की ओर, यह जो है से केंद्र की ओर। तो यह जो है से आपका क्या आ गया,
अब मान लिया कि यह जो है केंद्र की ओर इतना बल क्रियाशील हो गया, तो F बराबर क्या आ जाएगा एम ए। तो एम ए बराबर क्या कह सकते हैं, एम भी स्क्वायर बाई आर। तो एम एम कट गया, तो ये बराबर क्या, तो भी स्क्वायर बाई आर। तो यह जो है इसको कहा जाता है त्रैज्य त्वरण। त्रैज्य त्वरण। तो यह जो है केंद्र की ओर जो त्रैज्य त्वरण, त्रैज्य त्वरण का मतलब हो गया रेडियस, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन यानी त्रैज्य त्वरण। तो रेडियल एक्सेलरेशन का मान क्या होता है समझ गए। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसके केंद्र की ओर एक बल क्रियाशील हो जाता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं या केंद्राभिसारी बल कहते हैं। तो जब केंद्र की ओर एक बल क्रियाशील हो जा रहा है तो एक त्वरण भी क्रियाशील हो जाता होगा। तो उस त्वरण का मान जो है से भी स्क्वायर बटे आर होता है, और उस बल का मान यानी अभिकेंद्र बल का मान भी स्क्वायर बटे आर होता है। यह क्या है, यही अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल है। अभिकेंद्र बल बराबर इतना। अब इसको जो है से इतना तो हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिए, लेकिन इसको जो है से डेराइव करने के लिए है कि आखिर इतना बल एम भी एफ बराबर एम भी स्क्वायर बटे आर का मान जो है यह कहाँ से आया, कैसे डेराइव हुआ। तो डेरिवेशन भी आपको जो है से पढ़ने के लिए है कि यह जो है से कहाँ कैसे आ गया। देखिए इस पर जो है से एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल जो है से आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो है या कंपटीशन में जो है से इसका एग्जाम्पल जो है से पूछा जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल में हम पहला दे रहे हैं कि किसी साइकिल सवार, किसी साइकिल सवार वृत्ताकार सड़क, वृत्ताकार सड़क के मोड़ पर झुक जाता है। जब साइकिल सवार जो है से साइकिल चलाता है तो वृत्ताकार सड़क के मोड़ पर जो है से साइकिल झुक जाता है। तो उसका साइकिल झुक जाता है तो इसका क्या कारण है, तो कहिएगा कि अभिकेंद्र बल इसका कारण है। दूसरा आपको दे रहे हैं कि मौत के कुआं में एक्टर का सुरक्षित गाड़ी चलाना, तो ये सब जो है से कारण है, क्यों ऐसा होता है यह पूछा जाता है। तो आप बताइएगा कि इसका कारण है अभिकेंद्र बल। मौत के कुआं में जो है से एक्टर सुरक्षित गाड़ी चलाता है तो इसका आपका क्या कारण है, तो इसका अभिकेंद्र बल। कोई साइकिलिस्ट जो है यानी साइकिल सवार जब वृत्ताकार सड़क के मोड़ पर साइकिल चलाता है तो उसे झुक जाना पड़ता है। तो क्यों झुक जाना पड़ता है, तो इसका कारण आपका क्या है, सब सेंट्रीपिटल फोर्स का कारण। तो चलिए सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जो है से समझ गए। अब इसके बाद जो है से इसको मिटा रहे हैं और इसके बाद जो है से देखिए आगे आप केंद्र बल के बारे में, इसको कहा जाता है केंद्रापसारी बल, या इसको कहा जाता है या छद्म बल। छद्म बल यही है।
इसको आपको आइए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या इसको कहा जाता है स्यूडो फोर्स। या इसको कहा जाता है फिक्टिशस फोर्स। फिक्टिशस फोर्स। तो इस तरह से जो है इसका नाम है आपका अपकेंद्र बल कहिए, या केंद्रापसारी कहिए, या छद्म बल कहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहिए, या स्यूडो फोर्स कहिए, या फिक्टिशस फोर्स कहिए। तो देखिए इसमें क्या कहा जाता है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसके केंद्र की ओर क्रियाशील अभिकेंद्र बल के प्रतिक्रिया के रूप में केंद्र से बाहर एक बल, एक काल्पनिक बल, एक बल जो है से क्रियाशील हो जाता है, जो उसका रिएक्शनल फोर्स है, और उसी बल का नाम जो है से आपका क्या है, तो उसी बल का नाम अपकेंद्र बल, माने केंद्र से बाहर। तो देखिए यह जो है से क्या है, तो देखिए यह जो है से आपका त्रिज्या r है, आईएम द्रव्यमान का बॉडी है, अभी वेग से चल रहा है। तो देखिए इधर एक बल क्रियाशील हो जाता है जो इसका उल्टा है, ये केंद्र की ओर था अभिकेंद्र बल, आईएम जो है ये केंद्र से बाहर है, तो इस बल का नाम जो है से अपकेंद्र बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है तो अभिकेंद्र बल के विरुद्ध अभिकेंद्र बल के विरुद्ध केंद्र से बाहर की ओर एक प्रतिक्रिया बल की कल्पना की जाती है, जो अपकेंद्र बल कहलाता है, तो देखिए वही चीज है कि अभिकेंद्र बल जो लग रहा था, केंद्र की ओर जो बल लग रहा था, तो केंद्र से बाहर भी जो है से एक बल को इमेजिन किया जाता है, कल्पना किया जाता है। क्योंकि न्यूटन का तीसरा गति नियम बताता है आपको क्या, कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी क्रिया के बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। तो जब केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल लग रहा है तो केंद्र से बाहर भी एक बल लगता होगा जिसका कल्पना किया गया है, और वही काल्पनिक बल जो है से आपका क्या है, अपकेंद्र बल है, या केंद्रापसारी बल है, या छद्म बल है। तो समझ गए? तो इसका मतलब है कि F का मान जो है अपकेंद्र बल का मान भी वही होता है। अपकेंद्र बल अगर कोई कहेगा अपकेंद्र बल, तो अपकेंद्र बल F का भी मान वही होता है
mv²/r, लेकिन इसको क्या कहिएगा, केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर की ओर ही लगेगा। तो देखिए केंद्र से बाहर की ओर लगेगा और वह जो है से केंद्र की ओर लग रहा था, लेकिन मैग्नीट्यूड यानी परिमाण दोनों का बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। तो इस तरह से अभी केंद्र बल, आप केंद्र बल के बारे में समझ गए। अब आइए इसका एग्जाम्पल जो है से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल को आप बढ़िया समझिएगा कि क्रीम सेपरेटर यानी दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन इसी सिद्धांत पर जो है से काम करता है। क्यों? क्योंकि दूध से मक्खन को आउट करता है, तो केंद्र से बाहर की ओर लगता है ना। देखिए केंद्र से बाहर, तो केंद्र से बाहर है तो इसे आउट करता है। फिर आइए स्प्रेयर जो है, ऐसे स्प्रे जो कि करता है आदमी, तो वह जो है से बाहर फेंकता है ना, तो वह जो है जब बाहर आ जाएगा तो किस सिद्धांत पर स्प्रेयर काम करेगा बताइए? तो यह जो है से केंद्र अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर काम करेगा। चलिए आइए वॉशिंग मशीन, कपड़ा जो वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, तो वह जो है से केंद्र से, तो उसको क्या करता है, कपड़ा साफ करके उसको आउट करता है। तो वह किस सिद्धांत पर काम करता है वॉशिंग मशीन बताइए? तो कहिएगा कि अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर। चलिए चौथा आइए ब्लोअर। जैसे आप थ्रेसर जान रहे हैं, थ्रेसर, तो थ्रेसर आप जान रहे हैं, तो मान लिया कि उसमें गेहूं जो ऐसे लगाया जाता है, तो उसको जो है सही करके आउट करता है, बाहर करता है। तो यह आपका हो गया ब्लोअर। ब्लो माने कि फूकना। तो यह जो है इस सिद्धांत पर आधारित है। पांचवा आपको एग्जांपल दे देते हैं, एग्जॉस्टिंग फैन। एग्जॉस्टिंग फैन समझ रहे हैं? किचन में जो लगा होता है, जैसे किचन में धुआं नहीं इकट्ठा हो जाए, तो वह जो है से अंदर की हवा को आउट करता है। तो वह एग्जॉस्टिंग फैन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वह अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर यह काम करता है। तो इस तरह से जो है से आप देख लीजिएगा कि अगर मान लिया कि आउट कर रहा है तो अपकेंद्र कहिएगा, और इसके बाद केंद्र की ओर अगर बल क्रियाशील है तो उसको क्या कहिएगा? अभिकेंद्र बल कहिएगा। तो देखिए इसको जो है से अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r होता है। तो इसको हमने डेराइव नहीं किया, अगले के वीडियो में हम डेराइव इसको कर देंगे। तो आज का वीडियो जो है से बस इतना ही पर जो है से इसको अंत हम कर रहे हैं। और आपसे जो है से अपील है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप जो है से प्रत्येक पॉइंट को जो है से समझ पाइएगा। अन्यथा जो है से कहानी नहीं है कि आप ऐसे ही समझ जाइएगा। हर एक पॉइंट को जो है से समझना है, कैसे है, क्या है, जी कितना ऑब्जेक्टिव निकल सकता है, तो उस सब सारे चीज को समझना है। और हम जो आपको घोषणा किए थे उसके अनुसार जो है कि 11 कक्षा को फ्री जो है से पढ़ाया जाएगा। इस बार हम पढ़ाएंगे, तो इस बात को जो है से अधिक शेयर कर दीजिएगा और गोलबंद होकर मेरे पास जुटिए और इसका आप भरपूर फायदा उठाइए निःशुल्क। तो इसी के साथ जो है मैं आज का वीडियो जो है को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।